हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत ही माउथ वाटरिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं फूड रिसोर्सेज की, यानी फूड की, राइट। जहाँ कहीं फूड का नाम आता है तो मेरा तो आप जानते ही हो कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एकदम से। तो आज मैं बहुत मुश्किल से खुद को कॉन्सेंट्रेट करके आपके लिए ये चैप्टर लेके आई हूँ। देखो, बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है क्लास 9 का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो, इस चैप्टर में क्या है कि बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं जो मतलब मोस्टली बच्चों को लगता है कि इसको पढ़ने की ही क्या ज़रूरत है, ये तो डेली लाइफ का चीज़ है। बिल्कुल सही है कि ये डेली लाइफ का चीज़ है, लेकिन आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के लिए ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अच्छा ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ फूड रिसोर्सेज के बारे में नहीं, उसके हाउ टू इम्प्रूव इट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो जब हम लोग को इम्प्रूवमेंट की बात करनी होती है तो उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसके पैटर्न्स को समझते हो कि क्या करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है आज तक, और फिर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो, राइट। तो इसीलिए हमारे को इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए और साथ ही साथ हमारी पूरी कंट्री के ग्रोथ के लिए, फूड रिसोर्स ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, राइट। तो हमें समझना चाहिए। और ऑल्दो मैं तो ये बोलूँगी कि सिर्फ बायोलॉजी बेस्ड ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमें इस टॉपिक में फूड की जो बात करनी है वो दो तरह के टाइप के फूड की बात करेंगे, एक प्लांट बेस्ड फूड और एक एनिमल बेस्ड फूड, राइट। क्योंकि दोनों ही हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अनरिप्लेसेबल पार्ट है, तो इसको तो हम लोग को करना पड़ेगा ही डिटेल में, ठीक है। तो जैसे एनिमल से भी हम लोगों को क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूड मिलते हैं, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, हनी हो गया, तो उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल में अंडरस्टैंड करना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो है कि पैटर्न्स, क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स की क्या पैटर्न्स हो, कैसे उसको सेव करें, क्या करें, ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग अच्छे से मेजर कर लें। तो पिछले बार के एग्ज़ाम में 9 क्लास के सारे स्कूल्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको लोग क्या करते हैं, अंडररेट करके रखे हुए हैं कि भाई नहीं, ये चैप्टर तो खुद से कर लिया जा सकता है। लेकिन नहीं, इस चैप्टर को ध्यान से समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होगा, आपकी मार्क्स भी बनेंगे और ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो चलो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि आज के वीडियो में हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले चीज़ जो हम लोग है वो हम लोग जानेंगे कि फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। उसके बाद मतलब फूड रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फूड रिसोर्सेज हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। फिर हम लोग समझेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब ज़रूरत पड़ गया इम्प्रूवमेंट का, चल ही रहा था ठीक ठाक काम, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉप्स ही वो है जो हम खाते हैं। देखो, प्लांट तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता ही है, क्रॉप्स क्या है, एक तरह का प्लांट है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को। उसके बाद क्रॉप की वैरायटी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हम लोग, राइट। उसकी वैरायटी को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में अपने आप ही क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, राइट। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन कर लिया, अब प्रोडक्शन के मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप क्रॉप के प्रोटेक्शन, आपने जो क्रॉप उगाया उसका कैसे प्रोटेक्शन करें, उस मैनेजमेंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारे घरों में भी आप देखते होंगे एक फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनिमल बेस्ड फूड। जैसे कि मिल्क तो हर बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी हेल्दी, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए क्या है, एसेंशियल है, ये समझना है। कैटल फार्मिंग जो कि जो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट है, उसमें कैटल फार्मिंग एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा वाइडली स्प्रेड चीज़ है। पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस। उसके बाद फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे कि कैसे फिश प्रोडक्शन होता है, क्या लाभ है इससे, क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बी कीपिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फूड क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है हमें। देखो, फूड क्या है, फूड एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है जो हमें क्या करता है, हमें क्या मतलब ऑल भी लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब के ग्रोथ के लिए फूड क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स, राइट। तो देखो फूड क्या है कि अब जैसे फूड है तो ये प्लांट भी बनाता है ग्लूकोज के तहत, ठीक है। तो जो फूड होता है वो हमें क्या देता है, इससे हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है टू वर्क, ठीक है, एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, आप काम करते हैं इसी एनर्जी के थ्रू, ठीक है। आपको क्या होता है, आपका ग्रोथ में हेल्प आता है,
आप देखते हो खाना अच्छा खाना, बैलेंस डाइट लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद ये आपको क्या करता है, आपकी बॉडी के रिपेयरमेंट में, मतलब आपका कोई टूट फूट जाए कुछ, ठीक है, आपको क्या हो, आपके हाथ देखना, आपका भी हाथ टूट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके रिपेयरमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो इस तरह से फूड क्या है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमें समझना है, देखो फूड से हमें मिलता क्या है, फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फूड से हमें मिलता है बैलेंस डाइट होना, मतलब फूड से हमें मिलता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं, हालांकि ये चीज़ आपने कर रखी है पर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि क्या होता है, फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, ओके। फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। देखो मेजरली न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 5 तरह के, कितने होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रोटीन्स, फिर होता है आपका फैट्स एंड देन विटामिन्स, और उसके बाद आता है मिनरल्स, ओके। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है क्या, और ये हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ये इसीलिए एसेंशियल है ताकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। प्रोटीन हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयरमेंट में, ओके। ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। फैट जो है ये अगेन ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फैट क्या है, ये स्टोर भी होता है हमारे बॉडी में। विटामिन जो है ये हमें क्या करता है, डिजीज फ्री रखता है, ठीक है, डिजीज फ्री रखता है। और मिनरल्स जो है वो में हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजरली 5 न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं फूड से हम लोग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। तो ये क्या है, एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, फूड हमारा बहुत ही एसेंशियल है। तो अभी हमें ये समझना है कि जो फूड है वो हमारे पास है, हम उगाते हैं, कल्टीवेशन। और अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ये तो बहुत पहले ही, हमारे बहुत अर्ली एज से ही हमारा क्या है, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है। तो आज जाके हमें इसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये हम लोग को समझना अब बहुत ज़रूरी है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि फूड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयरमेंट के लिए, जो भी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये क्या है, उतना ही एसेंशियल है। चलिए देखते हैं कि फूड जब हमारे पास हम उगा ही रहे थे तो आज अचानक से फूड के इम्प्रूवमेंट की बात कहाँ से आई। देखो हमारा क्या है, हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है। आप सबको पता है 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, राइट। तो हमारा इंडिया उस हिसाब से क्या है, पॉपुलस कंट्री है। देखो मैं बेसिकली इंडिया की बात कर रही हूँ, पर ये सिचुएशन, ये जो आपका फूड इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, ये पूरे वर्ल्ड की बात होगी, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का स्थिति वही है। लेकिन हमें फिलहाल अपनी कंट्री को देखना है और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं पहले इंडिया की बात करती हूँ कि जो इंडिया है उसमें नीड क्या है फूड इम्प्रूवमेंट का। तो देखो इंडिया क्या है, एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, आप समझो कि सबके फूड रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए कल्टीवेशन करना होगा, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए। लेकिन सिंस कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट था लैंड का वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कल्टीवेटेड है, ठीक है। एक तो लोग रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओवर यूज़ हो चुका है ऑलरेडी। वी डोंट हैव लैंड नाउ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लैंड को, ये इम्प्रूवमेंट का तरीका है। अगर आपको फूड की वैरायटी, मतलब फूड को इम्प्रूव करना है, रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करो, ज़्यादा लैंड यूज़ करो और ज़्यादा उसका क्या करो, कल्टीवेशन करो, हार्वेस्टिंग करो, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन हमारे पास तो लैंड है ही नहीं, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो कि आप फूड की क्वालिटी को बढ़ा दो, ठीक है। जो आपका फूड रिसोर्सेज है अगर वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब उसी लैंड में, ठीक है, मान लो आपके पास 1 एकड़ लैंड है, उस 1 एकड़ लैंड में आपने क्या किया कि फूड उगाया, ठीक है। मान लो आपको जितना भी क्विंटल मान लो क्रॉप मिलता हो, ठीक है, आपको 2 गुना मिल जाए उसी एरिया में। लैंड सेम है, मतलब जो आपका एरिया है वो सेम है, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई है, यील्ड आपका बहुत हाई है।
तो ये एक बहुत ही सटीक तरीका हमारे कंट्री के लिए फिट हो रहा था, ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ी फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की, राइट। तो हमारा जो फूड है वो क्या है, इंडिया क्या है, पॉपुलस कंट्री है, और इसमें क्या है, और इसका इंक्रीज हो रहा है ना, पॉपुलेशन तो स्टॉप हो नहीं रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इससे क्या हुआ हमारा, तो ये जो हमारा फूड इम्प्रूवमेंट जो था हमारा कि हम लोग को करना है, ये आइडिया हमारे पास था। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हुआ, फूड इम्प्रूवमेंट का आइडिया अप्लाई कर लिया गया, ठीक। हमारी कंट्री में थोड़ा सा क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं वो पुअर साइड में रहते हैं, राइट। उनको ज़्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल करना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। तो फिर भी हमारे यहाँ भी एक कोशिश की गई, क्या कोशिश की गई, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया गया, राइट। एग्रीकल्चर को प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके देखा गया कि फूड जो है उसको क्या किया, उसकी प्रोडक्शन को हाई किया जा सकता है, राइट। कुछ ऐसे पैटर्न्स यूज़ कर लिया जाए, जो पैटर्न्स हमने देखे थे कि हाँ भाई इधर से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं चीज़ों की। तो आप क्या कर, हमने देखा कि उसके इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ ही हमें क्या हुआ, हमें मिल गया एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का राइज अचानक से सडन राइज हो गया, एक रेवोल्यूशन आ गया उस किस क्षेत्र में, आपके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जहाँ आपको क्रॉप्स जो है बहुत ज़्यादा हुआ। उस रेवोल्यूशन को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उस रेवोल्यूशन को क्या कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। और इसके फादर थे मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ओके। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ये इंडिया के, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ओके। तो इस तरह से जब हमने क्रॉप्स को किया, ऑयल के क्षेत्र में किया, फिर गोल्डन रिवोल्यूशन आया, फिर हमने फिश को उसके मतलब कल्टीवेशन का, उसके एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, उससे भी हम लोग को बेनिफिट मिला, ठीक है। एक और है वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। जब हमने मिल्क के क्षेत्र में क्या किया, मिल्क के क्षेत्र में हमने क्या किया, विकास किया। और हमारा प्रोडक्शन क्या है मिल्क में अभी भी बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन वाली कंट्री में से एक हैं, राइट। तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहले ये अच्छा नहीं था। हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए, हमने कुछ टेक्निक्स अप्लाई किए, और इसके फादर हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है। इसके फादर वर्गीस कुरियन हैं, राइट। इसके वर्गीस कुरियन जो है, इन्होंने आइडिया दिया कि हाँ ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन अगर करें तो हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। स्वामीनाथन को आप देख सकते हैं, ये थे मिस्टर स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने माने हस्ती इसीलिए हैं क्योंकि इनने एक ऐसा काम किया जिससे क्या हुआ, फूड रिक्वायरमेंट का जो एक बड़ा भयंकर समस्या हमारे आगे था वो क्या हुआ, मोस्टली इन्होंने सॉल्व कर दिया, राइट। उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व कर दिया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। उसके बाद से जो हमने देखा है प्रोडक्शन का हाई होना, अच्छा प्रोडक्शन होना, फिर देयर वाज नो बैकिंग ना। अब उसके बाद एक गो बैक नहीं हुआ हमारा कभी भी लाइफ में, क्योंकि हम उसके बाद ग्रोथ करते गए और अच्छी अच्छी टेक्निक्स। आज आप देखो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं, हमारे पास भी अच्छे खासे टेक्निक्स हैं। इवन फार्मर्स आर वेरी रिच, है ना। फार्मर्स भी क्या है, अच्छे खासे रिच हैं। आप पंजाब वगैरह के फार्मर्स को, हरियाणा के फार्मर्स को देखो, दे हैव लाइक सो मच लाइक वेल्थ, है ना। आप समझ नहीं सकते उनके पास कितनी संपत्ति है, बहुत संपत्ति है। दे आर वेरी रिच। आई एम नॉट टेलिंग कि सब कोई वही है, सब कोई रिच है, और या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झारखंड में कोई रिच नहीं है फार्मर, ऐसा नहीं है। पर मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो भी तो फार्मर है, अब वो अगर रिच हो सकते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने कुछ अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब उन्होंने प्रोडक्शन को हाई कराया है किसी वजह से। तो अब देखो क्या है, होड़ ये है कि प्रोडक्शन को हाई करना है, अच्छा करना है, ज़्यादा करना है, लेकिन उसमें क्या होना है, कुछ लोग क्या होता है ना कि मिसलीडिंग होके गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखोगे आजकल क्या है, मिलावट का बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो गया है, राइट। जब आप पपीता भी खरीदने चाहते हो, एक पपाया, तो आप क्या करते हो, देखते हो तो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है कि आप उसको घर ले आते हो ये सोच के कि ये तो बहुत अच्छा होगा, बट जब आप खाते हो तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती का बनाया गया, एक आर्टिफिशियल लुक दिया गया है। तो ये चीज़ें बहुत है। चलो ये तो हो गई कि नॉर्मल लुक में अंतर आया, राइट, टेस्ट में अंतर आया। कभी कभी क्या होता है, ये हार्मफुल भी है आपके बॉडी के लिए। मिल्क में भी क्या है, मिलावट है, आप ओरिजिनल मिल्क नहीं पी पा रहे हो, आप चीज़ों को इतना मिलावट है। कभी कभी क्या है, ये मिलावट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस भी हो जाता है। और जब ये बहुत डेंजरस हो जाए हमारे बॉडी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये इसीलिए है क्योंकि फूड इम्प्रूवमेंट के नाम पे हमें जानकारी कुछ भी नहीं है, राइट। हम लोग ऐसे ही चैप्टर्स को अंडररेट करते रहते हैं और हम लोग जानकारी कुछ नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कैसे फूड को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ऐसे आर्टिफिशियल वेज को इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि कहीं से भी फूड की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अच्छा नहीं था, राइट। तो अभी चलो देखते हैं कि क्या क्या ऐसे टाइप्स हैं क्रॉप्स के जिसको कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि क्रॉप्स होता क्या है।
आइए चलिए पहले बात करते हैं क्रॉप्स की। देखो क्रॉप्स क्या होता है, एक लार्जर एरिया में क्रॉप्स जो है वो एक लार्जर एरिया में, ठीक है, लार्ज एरिया में ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्लांट को उगाया जाए, ठीक है, एक सेम टाइप का प्लांट्स को उगाया जाए तो वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स है। क्रॉप्स का यही है फंडा कि आप एक लार्ज एरिया में देखोगे कि बहुत सारे एक ही टाइप के प्लांट्स को एक रो में या फिर क्यारियां बना के क्या की गई है, उगाई गई है, तो वो क्रॉप है, राइट। अब क्रॉप्स की क्या है, टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप हैं। देखो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट भी क्या है, अलग अलग होती है, राइट। ब्रॉडली देखा जाए तो क्रॉप्स क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है खारीफ क्रॉप, राइट। खारीफ क्रॉप्स आर दोज टाइप ऑफ क्रॉप्स जो खारीफ सीजन में उगते हैं। इनका सीजन ही का नाम ही है खारीफ। अब ये खारीफ सीजन क्या है, ये खारीफ सीजन है आपका समर, मोस्टली समर एंड रेनी, मतलब समर मतलब समझो मॉनसून, यानी कि ये होगा आपका जून से लेके जून टू अक्टूबर, ये इसका टाइमिंग्स होगा, राइट। जून टू अक्टूबर के टाइम में ये क्या ग्रो किया जाता है, ये समर रेन, मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या है, बहुत मतलब थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं आप, इरिगेशन को आपको क्या करना है, कम करना है, तो वो उसके केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग उगा सकते हैं ऐसे टाइम में। उसके बाद आता है आपका दूसरा राबी क्रॉप। राबी क्रॉप जो होता है उसके सीजन का नाम है राबी सीजन। अब ये राबी सीजन में क्या होता है, ये टाइम है विंटर का, राइट, ये विंटर का टाइम है, यानी कि आप सोचो नवंबर टू मे बी मार्च तक जाएगा ये, ठीक है, इतना रहेगा, फेब्रुवरी भी हो सकता है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, दीज आर राबी क्रॉप्स, दीज आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक और आता है फसल, उसका नाम है जायद क्रॉप्स। देखो जायद क्रॉप जो यहाँ पे जो समर लिखा है ना मैंने, जायद क्रॉप देखो यहाँ पे आप देखो एक ड्यूरेशन है मार्च और जून, ठीक है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में भी एक गैप है, यानी जिस टाइम में गर्मी बहुत पड़ती है, आप देखते हो क्यूकम्बर वगैरह क्या है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आने लगता है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या किस चीज़ का अमाउंट होता है, वाटर का अमाउंट होता है। वाटर का अमाउंट क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जायद क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें वाटर जो होता है ना बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, और जनरली ये क्या होता है, एकदम मिड समर में उगाए जाते हैं। तो ये तीन टाइप्स के मेजर क्रॉप्स हैं, राइट। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हो गए, खारीफ क्रॉप्स जो खारीफ सीजन में उगाया जाता हो, राबी क्रॉप जो राबी सीजन में उगाया जाता हो। देखो याद करने का क्या तरीका है, अगर मैं बोली राबी, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर। अब ये आर से स्टार्ट होता है, तो क्या इसका रेनी होगा सीजन, तो नहीं, इसके जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, मतलब ये रेनी नहीं होगा। तो रेनी नहीं होगा तो क्या ऑप्शन बच रहा है, विंटर। एक होगा रेनी, एक होगा विंटर। समर को तो हम लोग जायद में चलो डाल देते हैं, तो एक होगा रेनी, एक होगा विंटर। तो आर से राबी है तो रेनी नहीं होगा वो, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो आर से क्या होगा, रेनी होगा नहीं, तो खारीफ विल बी रेनी। के होगा, खारीफ जो है वो है रेनी के लिए, वो होगा रेनी के लिए, और राबी जो है वो होगा विंटर के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। अभी हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो आते हैं इस फॉर्म में, राइट। देखो खारीफ क्रॉप्स है पैडी, ठीक, मेज़, बाजरा, ज्वार। तो ये आप देखो कि ये सब में क्या है, थोड़ा रेनी सीजन के टाइम में अगर उगाया जाए, मानसून के टाइम उगाया जाए, तो इनमें क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, ये सारे हैं चीज़ें। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या है, राबी क्रॉप्स के टाइप हैं, और ये हैं खारीफ क्रॉप। और जायद के लिए तो मैंने बनाया वाटरमेलन, क्यूकम्बर, आजकल देख ही रहे हो आप कितना मार्केट में है भरा हुआ। तो ये क्या है, वो सारे जायद क्रॉप्स हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। अभी मैं एक चीज़ और यहाँ पे करा देती हूँ कि क्रॉप्स जो होते हैं, ये तो ब्रॉड कैटेगरी है क्रॉप्स का, टाइप्स है, लेकिन क्रॉप के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे होता है ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जो क्या करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अब जैसे सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, ये ऑयल सीड क्रॉप्स है, राइट। उसके बाद मान लो मैंने बोला कि कैसे क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स, ठीक है, वैसे क्रॉप्स जो क्या करते हैं हम लोग, वैसे क्रॉप्स जो इसमें जो एनिमल को खाने के लिए हम लोग देते हैं, जो खाना वो होते हैं, राइट, वो वैसे क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद एक आता है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, ये क्रॉप्स जो होते हैं वो हम लोग कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल के लिए, जैसे कॉटन,
ये कैसा है जिसको बेचने के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसका व्यू है। मतलब इस टाइप के सब डिविजन्स भी हैं, टाइप्स हैं क्रॉप्स के, बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसको कि हम लोग ऐसे करते हैं। जैसे मान लो वेजिटेबल्स वगैरह की बात की जाए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स की बात की जाए, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स वाला क्रॉप हो गया। ठीक है, सीरियल्स होते हैं, राइट, सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स जो होता है ये क्या करता है, ये आपको देता है कार्बोहाइड्रेट रिच, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच क्रॉप्स हैं, वो सीरियल क्रॉप्स कहलाते हैं। उसके बाद एक होता है पल्सेस, जिसमें दाल वगैरह आता है, राइट, ये प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है, ये वैसे क्रॉप्स जिसमें क्या हो, प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो दे विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ पल्सेस। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट रिच वाले को रखेंगे सीरियल्स के कैटेगरी में। ऑयल सीड वाला क्रॉप है, सनफ्लावर वगैरह है जिससे ऑयल निकलता है, मस्टर्ड है, राइट। उसके बाद आपका फोडर वाला है जिसमें कि क्या होगा, कुछ ऐसे जो हम लोग एनिमल्स को देते हैं ना, एनिमल्स को देते हैं। उसके बाद कमर्शियल पर्पसेस के लिए कुछ उगाया जाता है, कैश क्रॉप्स बोलते हैं उसको। कुछ खाने के लिए उगाया जाता है, हम लोग फूड क्रॉप बोलते हैं उसको, राइट। वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग उगाते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, ये दीज आर द, एक अच्छे से देखा जाए तो ये सारे भी क्या है, इसके डिफ्रेंशिएशन है, इसके क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज हैं। यानी क्रॉप्स हमारे पास तरह तरह का है। और रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन, 3 ब्रॉड कैटेगरी हमने पढ़ ली है। और अकॉर्डिंग टू द टाइप और द लाइक न्यूट्रिएंट दे गिव, इस तरह के ये सारे कैटेगरीज थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो सबसे पहला हमारा टास्क है क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना। यानी कि अगर आपका क्रॉप का वैरायटी सही नहीं रहेगा तो आप चाहे कोई भी टेक्निक्स लगा लो, कुछ भी टूल्स यूज़ कर लो, आपका प्रोडक्शन हाई हो ही नहीं सकता है। तो जो पहला इम्प्रूवमेंट के लिए जो पहला स्टेप जरूरी है वो है उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करना। और इसके लिए आपने देखा होगा कि आपको सिलेक्शन ऑफ सीड, ये एक स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसीलिए क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं सीड को कि हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का क्रॉप होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सीड होना चाहिए। अगर आपका सीड अच्छा होगा तो प्लांट भी ग्रो करेगा, अच्छा होगा। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स उसके बाद, बट यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आगे कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट। तो आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का प्लांट नहीं उगा सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ सीड क्या है, एक सबसे पहला और इनिशियल और अच्छा स्टेप है। लेकिन हमें फूड की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए और भी कुछ मेजर्स हैं जो इस्तेमाल करने हैं। ये पहला मेथड है, वो है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, ओके। अब प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैसे क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप के 2 क्रॉप्स जो होते हैं उनको क्या करना, आपस में ब्रीड करा के एक न्यू प्लांट और ए न्यू वैरायटी को लेना, जो कि क्या होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी। ठीक है, वो कैसी होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी। और इस वैरायटी के प्रोडक्शन के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस लगाना है। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन भी 3 तरीके से होता है एक्चुअली। एक होता है इंटरवेराइटल, इंटरवेरिएटल। ठीक है, इंटरवेरिएटल में क्या होगा, देयर आर 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स, डिफरेंट वैरायटी किसका, सीड का। ठीक है, और डिफरेंट वैरायटी होगा। उसके बाद आता है एक इंटर स्पेसिफिक, इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट स्पीसीज, ओके। थर्ड है इंटर जेनेरिक, इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट जेनेरा। यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जेनस, ओके।
मतलब जो वैरायटी है, जब हम लोग को क्रॉस ब्रीडिंग कराना है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग कराना है, तो उस प्लांट की ब्रीडिंग में क्या होगा, आप क्या कर सकते, 2 अलग अलग टाइप की वैरायटी को लेना है, 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को लेना है और उसे एक न्यू क्रॉप बनाना है। दैट इज द वे कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्रॉप की वैरायटी को। तो आपने क्या किया, 2 डिफरेंट वैरायटी को लिया जिसको इंटरवेराइटल बोलते हैं। ठीक है, इंटरवेराइटल बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स को लेते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक, इसमें हम लोग 2 अलग अलग स्पीसीज को ही लेते हैं, 2 अलग, लेकिन उसकी जेनस क्या होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। और लास्ट में इंटर जेनेरिक, जिसमें क्या कहते हैं 2 डिफरेंट जेनस वाले या जेनेरा वाले क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इस क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट का मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं क्रॉप के प्लांट में, राइट। और इसके मैनिपुलेट करके जेनेटिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगा लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या चेंजेस लाते हैं, क्रॉप्स के प्लांट में ही क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करके क्रॉप्स के जेनेटिकली उसको क्रॉप्स को उगा लेते हैं। या फिर हमारे पास वे था हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वैरायटी के या फिर अलग स्पीसीज के, अलग जेनरा के, 2 अलग अलग टाइप के वैरायटी के या स्पीसीज या जेनरा के क्रॉप्स को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू और अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक इम्प्रूव्ड वैरायटी होगा, राइट। ये इम्प्रूव्ड वैरायटी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। क्रॉप के वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने वैरायटी तो पहले अच्छा कर लिया, अब वैरायटी, उस अच्छे क्वालिटी वाले वैरायटी को, इम्प्रूव्ड वैरायटी को हमने क्या किया, सो कर दिया। अब हमने उसे डाल दिया उसे उगाने के लिए, ठीक है, बो दिया। अब उसके बाद वो क्या होगा, वो ग्रो होगा। तो इस टाइम में प्रोडक्शन के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखेंगे वो होगा कि न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट। देखो, न्यूट्रिएंट्स का जो मैनेजमेंट होता है, इसमें हमें ये समझना है कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं और उन्हें कहाँ से मिलता है। देखो, प्लांट को मेनली न्यूट्रिएंट्स मिलता है एयर से, वाटर से और सॉइल से। ये 3 प्लेसेस से क्या बोलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। एयर से उसे क्या मिलता है, एयर से मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर से उसे क्या मिलता है, वाटर से तो आपको पता है वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O, यानी उसे क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन है सॉइल। सॉइल में क्या है, बचे हुए 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यानी कि देखो टोटल क्या हो गया, 1, 2, 3 और 13 + 13, यानी कि ऑलमोस्ट 16 और 17 इतने न्यूट्रिएंट्स की टोटल जरूरत होती है प्लांट को। प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट्स जरूरत होती है, 16 to 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। 13 न्यूट्रिएंट्स के करीब क्या है, उसके सॉइल से उसको मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स। बाकी उसको कार्बन और ऑक्सीजन एयर से मिलता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसको मिल जाता है वाटर से। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए एक चीज़ और समझिए कि न्यूट्रिएंट्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को। ठीक है, मैक्रो वर्ड का ही मतलब है कि वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम। ओके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपके लार्ज क्वांटिटी में चाहने वाले न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे जैसे कि आयरन, ओके, कैल्शियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। तो करीबन ये यहाँ पे 6 हो जाता है और ये 7 हो जाता है। 7 क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 7 न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी उनकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वो क्या होते हैं, प्लांट को यूज़ करने होते हैं। उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में भी ये काम चल जाता है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमें क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो वैसे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 6 हैं और ये 7, तो सब मिला के टोटल मिला के 13 न्यूट्रिएंट्स हमको सॉइल से मिलते हैं और ये तो यहाँ पे है ही। तो आई होप यहाँ
तक आप समझ पा रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट को, मतलब आपके सॉइल से जो मिल रहा है इधर उधर, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो ये क्या होगा, आपके प्रोडक्शन को बहुत हाई कर देगा, राइट। प्लांट को तो 16 to 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, अगर हम उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टाइमली तो क्यों ना वो ग्रो करेगा, ऑब्वियसली वो ग्रोथ करेगा ना, तो वहाँ से इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट। तो क्रॉप के प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इरीगेशन। लेकिन इससे पहले न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास और भी वे हैं। क्या है, एक होता है मैन्योर, आपने नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा, मैन्योर होता है। ये क्या है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। कैसा, नेचुरल फर्टिलाइजर है। अब इसका काम क्या है, इसमें भी क्या है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ये कंटेन करते हैं। यानी कि अगर हम इसको आर्टिफिशियली मतलब मैन्युअली इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से प्लांट में डालते हैं तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होता है। पर इसकी खासियत ये है कि ये नेचुरल है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसों से बना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसों से बना होता है, बायोटिक मटेरियल से, राइट। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या एक होता है कंपोस्ट, राइट। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डीकम्पोजिशन, कि आपने सॉइल लिया, ठीक है, सॉइल लिया और कोई वेस्ट वगैरह को लिया, वेस्ट वगैरह जैसे काऊ डंग वगैरह हो गया, ठीक है, काऊ डंग वगैरह हो गया, तो ये सारे को लेके आपने क्या किया, एक मिट्टी में डाला और ये सारे को डाला। उसके बाद क्या होता है, उसमें अपने आप से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं और वो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं इन सब चीज़ों का। और इससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो क्या है, बहुत ही हेल्दी है प्लांट के लिए। तो उसमें सब कुछ होता है, उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड ऑल, ये सारे उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया एक टाइप। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इस डीकम्पोजिशन के लिए, इस कंपोस्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्म्स का यूज़ करते हैं या वर्मी का, तो जो कि जैसे अर्थवॉर्म वगैरह का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, तो अगर हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए किसी अर्थवॉर्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सॉरी अर्थवॉर्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अर्थवॉर्म जैसे मतलब वर्म्स का यूज़ करें तो वो क्या होता है, वैसे कंपोस्टिंग को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, राइट। एक वर्मी कंपोस्टिंग होता है और एक होता है मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मेथड है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल में कुछ प्लांट है, ठीक है, ये वैसे प्लांट्स हैं जो उसके लिए यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ही प्लॉइंग के टाइम में, ठीक है, प्लॉइंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ही डाल देते हैं, राइट। और सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है और अपने आप सॉइल को एक न्यूट्रिएंट्स दे देता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का मैन्योर है। यानी मैन्योर की अगर बात करें, इसके हम लोग इसके फ़ायदे की बात करें तो पहला तो ये क्या होता है, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, एक तो ये नेचुरल है, राइट। दूसरा क्या है, इट्स चीपर। अब ये क्या है, ये चीपर है, तो यानी ये इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये इजीली अवेलेबल है, चीपर एंड, मैं लिख देती हूँ यहीं पे, एंड इजीली अवेलेबल। ओके, ये क्या है, चीपर है और साथ ही साथ इजीली अवेलेबल है, राइट। इसका क्या है दूसरा, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट हैं, ठीक है। इनमें न्यूट्रिएंट्स भी जितना चाहिए वो मिल जाता है, राइट। तो ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। अब देखो कुछ प्रॉब्लम भी है, राइट। बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि मैन्योर में क्या है, फर्टिलाइजर्स में क्या है, किसी और में, मतलब इसमें क्या है, मतलब आप तोल मोल होता है ना, वो अच्छे से करना चाहिए कि आप समझो सब कुछ, हर एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अगर बेनिफिट की बात तो इतने हमने की, इसके अगर हम थोड़े से लॉस में जाएँ तो ये क्या होता है, एक बहुत ही बल्कि होता है ना, बहुत भारी होता है, सो नॉट ईजली इसको पोर्टेबल। तो ये क्या ईजिली पोर्टेबल नहीं है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह में परेशानी है, राइट। तो ये क्या बल्कि है, बहुत भारी है, इसीलिए इसमें क्या है, एंड लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट।
अब जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमें पता है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, तो जो स्ट्रॉन्ग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है मेनली हमारा ध्यान उसी पे रहता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं। इसमें कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स उतना नहीं मिल पाता है। तो हालांकि ये स्टीडी प्रोसेस है, स्मॉल प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसका इस्तेमाल करो और इससे धीरे धीरे रिजल्ट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, इसका लिमिटेशन है, कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या है, ये है मैन मेड प्रोडक्ट, ठीक है, मैन मेड प्रोडक्ट एंड मेड बाय सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसों का इस्तेमाल करके एक फर्टिलाइजर्स बनाया गया। मोस्टली ये क्या है, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड आप ये क्या करते हो, आप नाइट्रोजन के को लेके, पोटाशियम को लेके, मतलब इस तरह से आप जो लेते हो ना, इसका आपका क्या इस्तेमाल करना है आपको ये बहुत, मैंने पहले ही बोला था कि ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब इसे हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में ये मिल जा रहा है तो ये बेस्ट है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें क्या होता है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट्स नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एट ऑल। देखो अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये एब्जॉर्ब हो जाए प्लांट के द्वारा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिगेशन वगैरह होने की वजह से अगर प्लांट में बहुत सारा पानी वानी है तो ये एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ये क्या होगा, सरफेस पे ही राई करेगा। और ये है क्या, ये इनऑर्गेनिक है, यानी कि ये एक केमिकल है, राइट। और केमिकल क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये एक हार्मफुल केमिकल है, राइट। तो अभी ये क्या होगा, ये बहते सॉइल में चला, मतलब वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, इससे वाटर पोल्यूशन होगा, राइट। अगर ये एयर में मिला तो देखो आप लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट कर सकता है, तो ये क्या होगा, ये एयर पोल्यूशन का भी कॉज कर सकता है, तो इट कैन कॉज पोल्यूशन। वो एक ड्रॉबैक इस पर बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच टू यूज। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। मैन्योर में क्वांटिटी का कोई खास मतलब ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना भी इस्तेमाल करो। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं इसको आप उतने ही क्वांटिटी में इस्तेमाल कर पाओगे जितनी क्वांटिटी में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, इट कैन लीड द सॉइल इनफर्टिलिटी। एक मिनट, ये इनफर्टिलिटी को भी लीड करता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये क्या कर सकता है, सॉइल को इनफर्टाइल कर सकता है, राइट, ओवर यूज की वजह से। तो ज़्यादा एक्सेसिव यूज और ओवर यूज ऑफ इट कैन लीड द सॉइल टू इनफर्टिलिटी, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस हो गया। लेकिन अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो इसका एडवांस अगर देखा जाए तो एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसके पास इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, राइट। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज है ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से क्या होता है, एकदम इजी ट्रांसपोर्टेशन है इसका, इजीली क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, पोर्टेबल है। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, ठीक है, अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को हाई करने का। लेकिन याद यही रखना है कि इसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। ओवर यूज ऑफ इट कैन लीड मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये हो गया। और देखो हमारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमने इसकी बात की, अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिलते हैं, राइट, तो ये क्या होगा, प्लांट के लिए डिजीज, जैसे हमारे बॉडी में भी क्या है, अगर आपको डेफिशिएंसी है किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की, तो इससे रिलेटेड आपको एक डिजीज भी हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं जिसको। तो प्लांट में भी क्या है, प्लांट के भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अगर पूरे नहीं होते हैं तो दे कैन ऑल्सो हैव सम डिजीजेस, जिसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इतना समझ आया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका इरीगेशन। देखो इरीगेशन क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट, providing water to crops, राइट। ये है आपका टोटल इरिगेशन का
मकसद है ना। इरिगेशन क्या करता है, पानी की। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ कि जब हमने देखा कि क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के होते हैं। किसी क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, किसी को कम। तो ये जो वाटर का जो कंसिस्टेंसी है, आप हर किसी को सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए इरिगेशन का बहुत अच्छा खासा रोल हो गया, राइट। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है अपने क्रॉप को पढ़ना, कि आप अपने क्रॉप के बारे में जानिए कि आपके क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसे ज़्यादा पानी चाहिए, उसे कम इरिगेशन चाहिए, उसका इरिगेशन का इंटरवल क्या होगा। इसीलिए अगर आपने बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर दिया तो वो भी क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, पूरा लॉग हो जाएगा, वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन दूसरा, अगर आपने इरिगेशन अच्छे से नहीं किया, आपको लगा कि ज़्यादा करने से दिक्कत है, तो कम करने से भी दिक्कत है, तो आपका प्लांट तो ग्रो करेगा ही नहीं। इसीलिए इरिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। देखो हमारा कंट्री जो है, पहले से ही हमारा कंट्री में क्या था, लगान मूवी तो सबने देखा है। तो बताओ इरिगेशन के लिए उन लोग किस चीज़ पे, अपने खेत के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, राइट। तो हमारा मोस्टली हमारी कंट्री पहले क्या थी, पूरी तरह से रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर कर रही थी, राइट। वो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट थे। और आप तो देख ही रहे हो कि इसके टाइमिंग्स क्या हैं, कभी कभी अलग हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बारिश जब होना है तभी बारिश होगी ही। तो समटाइम्स जब ऐसा होता था तो वो क्या एक नेचुरल डिज़ास्टर बन जाता था, एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सारे जो डिपेंडेंसी है वो रेन वाटर पे ही थी, ठीक है। तो ये क्या था, इस चीज़ को हमने बदला, इस चीज़ को अभी की टेक्निक, अभी के ज़माने में क्या हुआ, बदला गया, ठीक। अब हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। क्या क्या वेज हैं इरीगेशन के, एक बार ये देख लेते हैं। वेल्स तो है ही, ठीक है। वेल्स भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है डिग वेल और डग वेल बोलते हैं जिसको, डग वेल, और एक होता है ट्यूब वेल, राइट। ट्यूब वेल दो हो गया, और वेल्स हो गए। कनाल्स हैं हमारे पास, क्या है, कनाल्स हैं। आपने देखा इंदिरा गांधी कनाल जो कि उदयपुर वगैरह से क्रॉस करता है। देखो वो एक ऐसा जगह है, राजस्थान ऐसा जगह था, रेगिस्तान था, वहाँ पे क्रॉपिंग करना, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हमने क्या किया, देखो कैनाल क्या होते हैं कि जो रिजर्वायर्स हैं, मतलब वाटर के जो, मतलब जहाँ स्टोरेज है वाटर का, वहाँ से पानी को लेके आना कैनाल के थ्रू, और क्या करना, जगह जगह पे देना। अब ये कैनाल जो है, इसके भी क्या होंगे, सारे पार्ट्स होंगे। एक मेजर कैनाल होगा और उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, जैसे रिवर का होता है, राइट। तो कैनाल्स हो गया। डैम्स हो गए, डैम्स हो गए, ये क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। छोटे छोटे डैम भी प्रेजेंट हैं, है ना, उसको वो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक। तो ये सारा क्या है, दीज आर द मेजर थिंग्स। रिवर हो गया, ये सारा नेचुरल हो गया, रिवर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन फॉर नाउ। तो हमारा क्या हुआ, अभी देखो वेल बनाना, कनाल बनाना, डैम बनाना, ये सब हमारा कोशिश था। रिवर्स जो है ये तो पहले से भी मौजूद थे, लेकिन अब रिवर्स जो होते हैं ना, इसमें जो वाटर निकालना है ये भी दो तरीके से निकाला जाता है, राइट। अब एक क्या है कि अगर देखो कनाल जो है वो अगर सब तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो रिवर में क्या किया जाता है, जाके वहाँ से टैंक के थ्रू या फिर पाइप मोटर वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, पानी को लेके जाया जाता है। और कहीं कहीं पे क्या है, टैंक्स बनाए जाते हैं। अब उस टैंक्स में क्या किया जाता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से इरिगेशन का प्रोसेस होता है, राइट। तो ये सारा समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इरिगेशन के लिए मेथड्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इरिगेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। देखो इरिगेशन जो होता है ये 2-3 मेथड से होता है। एक होता है स्प्रिंकल मेथड, ठीक है, स्प्रिंकलर, ओके। एक होता है ड्रिप इरिगेशन, राइट। एक होता है सरफेस इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। देखो क्या होता है ऐसे में कि आपने क्या किया, मान लो कि ये आपका स्प्रिंकलर है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्प्रिंकल करेगा इस एरिया में पानी को। ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको। देखो ये आपका स्प्रिंकलर है, आप देख रहे हो ये यहाँ पे एरिया में है और यहाँ से क्या कर रहा है, ये स्प्रिंकल कर रहा है पानी को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इससे आपका क्या होगा, पानी की बचत होगी। जितना रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जा रहा है और साथ ही साथ पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन तो हम लोग कर लें, क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट भी ले आए, लेकिन हम लोग को क्या है, ये सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट चाहिए। हम लोग को एक ऐसा इंप्रूवमेंट चाहिए जिसमें कोई नुकसान ना हो, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉपिंग अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वाटर का क्या हो गया, स्कैर्सिटी हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, वो ध्यान नहीं दिया कि जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें वाटर का अमाउंट हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, वाटर हम लोग सेव कर पा रहे हैं कि नहीं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। कि हम लोग वाटर को सेव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान देना हम भूल गए, हमें नहीं याद रहा। तो इससे क्या हुआ कि आपने ग्रोथ कर लिया, लेकिन उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ से आगे बढ़ रहे हो, एक तरफ से
पीछे चले जा रहे हो। तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, राइट, इंप्रूवमेंट भी सस्टेनेबल चाहिए। इसके लिए हमने ये उपाय लगाया। अगर स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन की बात करें तो ये क्या करता है, पाइप जो है ये एक जगह पे जाता है, वहाँ पे पानी बदलता है, इस तरह से ड्रिप इरीगेशन होता है। ड्रिप पाइप बूंद बूंद जो है इसमें क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसमें क्या होता है, पानी क्या करता है, मिलता है प्लांट्स को। तो देखो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे इरिगेशन का ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा चूज करें ये डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉप कैसा है, राइट। मेथड कौन सा चूज करें ये डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉप कैसा है। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, सरफेस पे पानी को फ्लड कर दिया जाता है, ठीक, आपका फ्लडेड कर दिया जाता है सरफेस पे वाटर को, राइट। जब ये सरफेस जो है वो वाटर से फ्लडेड हो जाता है तो इसके बाद इरिगेशन होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है। वाटर वेस्टेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कोई कोई ऐसा मतलब क्रॉप है, जैसे पैडी हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ये एक कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको कि क्या है, फ्लडेड करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसे डिग करके पानी भर दिया जाता है, आपके क्रॉप होते हैं। साथ ही साथ इसमें मछलियाँ भी उगाई जाती है, मतलब पाल ली जाती है। तो ये मैं फिश कल्चर में भी ये बताऊंगी कि फ़िश को ऐसे भी उगाया जाता है, मतलब ऐसे भी उगाया किया जाएगा, फिश को ऐसे भी मतलब प्रोडक्शन किया जाता है उसका, राइट, कि आप क्या कर रहे हो उसको इस तरह से पानी में, क्योंकि इनके वाटर की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा है, राइट। और इनके वाटर को ऐसे ही वाटर वेस्टेज तो होता ही है, लेकिन सरफेस इरिगेशन के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो एक चीज़ और समझना है कि हम लोग को वाटर को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 2-3 वे है उसके लिए भी। एक है रेन वाटर स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में या आसपास में क्या करते हैं, एक तो हम लोग टेरेस पे क्या करते हैं कि एक होल जैसा बनाते हैं या टैंक बनाते हैं जिसमें कि सारा पानी एक टाइप चल जाए, स्लोपी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कहीं डिग बना के वाटर जो है उस पर कलेक्ट कराते हैं, और कलेक्ट करके वो क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है सॉइल के द्वारा, और फिर सॉइल के वाटर टेबल को क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। तो ये हो गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हमारा क्या है, कुछ हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल डैम्स भी बनाते हैं, जैसे वाटर का जो रेन वाटर है उसको क्या करना है, उसको जहाँ तहाँ जाने से बचाने के लिए डैम दे देते हैं। उस डैम में क्या होगा, वो कलेक्ट हो जाता है, फिर वहाँ से हम लोग जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर का भी क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। अब हमारा दूसरा चीज़ जो आता है इरिगेशन के बाद वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसको भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको बाकी चीज़ें। तो इरिगेशन किया हमने बहुत सारे मेथड से, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न्स को ध्यान देंगे तो क्या होगा, मैन्योर फर्टिलाइजर्स जैसे हम लोग ऐड करते हैं, राइट। मैन्योर फर्टिलाइजर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं वो इसीलिए ऐड करते हैं ताकि एक सप्लीमेंट्री चीज़ क्या हो उसमें ऐड हो जाए। लेकिन जब हमें देखा जाए तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है ये क्या है, एक तरह से प्रिवेंशन है, और हमारा जो मैन्योर डालना, फर्टिलाइज डालना एक तरह से क्योर है। मतलब अब आपका सॉइल क्या है, उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो 13 न्यूट्रिएंट्स उसके पास मौजूद थे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं। हमने उसका ओवर यूज़ कर लिया है, राइट। तो हम लोग ऊपर से आर्टिफिशियली मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के उसको क्या करें, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर क्रॉपिंग पैटर्न्स अपना लिया जाए खुद से, पहले से ही ध्यान लगा के, कुछ पैटर्न्स मैं बताऊंगी वो सारे अगर कर लिए जाएँ तो आपको मैन्योर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सेव्ड है, राइट। आपका न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऑलरेडी सेव्ड है, आपने उसका ओवर यूज़ किया ही नहीं। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज प्रिवेंशन, और वो क्या होगा, क्योर जैसा बिहेव करेगा। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, एक होता है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ कि इसमें जब आप क्रॉप है वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट कराते रहते हैं। मतलब अभी ये उगाया, फिर उसके बाद वो उगाया, फिर वो, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, देखो हर तरीके के क्रॉप जो हैं उनके रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, डिफरेंट हैं। किसी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, किसी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से काम चल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ के हिसाब से क्रॉप को क्या कर सकते हैं, हम लोग रोटेट करा सकते हैं, राइट। ऑल्टरनेट और इंटरक्रॉपिंग भी एक क्या है, बहुत ही अच्छा वे है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ऑल्टरनेट क्रॉपिंग जैसा, ये देखो हम लोग एक क्यारी बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग एक ही लैंड में, ऑन वन पीस ऑफ लैंड ओनली, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, चीज़ों को उगाते हैं। एक ये उगाया, फिर ये उगाया, एक ये उगाया, इस तरह से। एक होता है फॉरो क्रॉपिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक टाइम में मतलब एक उगाया और एक टाइम में क्या करते हैं, उसको खाली ज़मीन को छोड़ देते हैं न्यूट्रिएंट्स को फिर से गेन करने के लिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो ये हमारा कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिसको कि अपना करके, जिसको हम लोग अपने इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूव किया, फिर उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ा लिया।
अब हमें ये समझना है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपने क्रॉप को सिलेक्शन करना ज़रूरी था, राइट। अच्छे क्वालिटी का क्रॉप लिया आपने, उसे बहुत मेहनत किया उसके क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट में, ठीक है, आपने उसके प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर दिया, और जब वो हरा भरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो उसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया ठीक से, और जब आपने उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया अच्छा खासा, तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो पूरा क्रॉप है वो बर्बाद हो गया, राइट। इससे क्या हुआ, तो आपकी पूरी मेहनत क्या हुई, बर्बाद हो गई। तो ऐसा है कि जैसे आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट, आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने क्या किया, दिमाग भी बहुत अच्छे से लगाया, सब कुछ ध्यान दिया कि हाँ भाई मुझे ऐसा पढ़ना है वैसे पढ़ना है, आप पेन एडमिट कार्ड सब लेके गए, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन आप खाना खाना भूल गए थे, राइट। आपने डाइट अच्छे से नहीं लिया, आप नर्वस थे, या फिर आपको लगा कि भाई ठीक है खाना बाद में खा लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, तो ये जो आपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने नर्वसनेस के चक्कर में खाना वाना नहीं खाया, और आप गए एग्ज़ाम देने बैठे और आपको चक्कर आ गया, आपको चक्कर आया, आप गिर गए और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट हुआ कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो ये जो क्रैक नहीं कर पाना हुआ, इसकी में गलती किसकी है, गलती है स्टेप्स को ध्यान नहीं देने की, और एक को ज़्यादा और एक को कम इंपॉर्टेंस देने की। यहाँ बायसनेस की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सारे स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। इंपॉर्टेंस हम लोग को सारे स्टेप्स को देना है, क्योंकि आप जब जितना इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी का सिलेक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में जानने की है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्रॉप के प्रोटेक्शन में ध्यान देने की। तो क्रॉप को कौन खा रहा है, कौन मार रहा है, जिसको के लिए उसको लाइसेंस वाला बंदूक चाहिए और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है भाई, तो क्रॉप के लिए भी कुछ थ्रेट्स हैं। चलिए बात करते हैं उन थ्रेट्स के बारे में। तो क्रॉप्स जो है उसके लिए पहला थ्रेट है वीड्स। आपने देखा होगा कि वीड्स जो है क्रॉप्स के साथ ही उगते हैं, दे आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो क्या करते हैं, आपके क्रॉप के साथ साथ उगते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, वो उग रहा है, हमें क्या दिक्कत है, तो प्रॉब्लम ये है कि दे शेयर द न्यूट्रिएंट्स। अब अगर आपने अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट दिया तो वो भी खाएगा ना, वो भी शेयर करेगा, और ये शेयरिंग से आपको फ़ायदा कुछ नहीं है और आपके प्लांट को नुकसान जरूर है। आपके प्लांट को वो जो डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट आप प्रोवाइड करें वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके वीड्स को क्या करना है, हटाना ही होगा, राइट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये एक थ्रेट है, इससे आपका क्या होगा, प्रोडक्शन हार्म होगा, आपके प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रॉब्लम आएंगी, यानी कि ये आप नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, ठीक है। तो वीड्स को हटाना होगा। अब वीड्स को रिमूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक हो सकता है मैनुअल वे, ठीक है, मैनुअल या फिर मैकेनिकल वे। तो ये मैनुअल या मैकेनिकल वे में क्या आता है, हैंड पिकिंग हो गया, कोई टूल इस्तेमाल कर लिया छोटा मोटा, उससे आप क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपको वीडीसाइड का यूज़ करके, देखो वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करके। अब वीडीसाइड्स क्या है, तो वीडीसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करें, आपके वीड्स को मार देते हैं, उनको जीने नहीं देते हैं, बाकी आपके प्लांट्स जो हैं, आपका प्लांट जो है वो वैसे का वैसा रहता है, क्रॉप आपका बच जाता है। अब वीडीसाइड्स को इस्तेमाल करने के टाइम भी फर्टिलाइजर्स वाला ही प्रॉब्लम है कि ये क्या है, दीज आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स, जो कि क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो अभी क्या है, आजकल के डेट में एक बायोवीडिफाइड्स भी आ गया है, ठीक है, बायोवीडिसाइड्स भी आ गया है, और अभी उनको इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखो मतलब आप सोचोगे कि बायो आ गया, ये हो गया, कैसे हो रहा है ये। मान लो आप एक बात सोचो कि आपको मान लो कि आपके पास क्या है, आपके घर में बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, ठीक है। अब आपको चींटियाँ आई हैं तो आपके पास दो तरीका है, आप क्या करो, कुछ स्प्रे आता है, ठीक है, कुछ केमिकल्स है, लक्ष्मण रेखा है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, उसको आप अपने पूरे घर के चारों तरफ लगा दो तो आपकी चींटियाँ नहीं आएंगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, क्या हमारे पास कोई ऐसा हर्बल है, देखो इंसेक्ट्स जो हैं या कोई भी ऐसा चीज़ है वो किस चीज़ से मरता है या भागता है, जो चीज़ का फॉल स्मेल हो, पॉइजनस हो वो खाने में, वो हमारे लिए हेल्थ, तो वो वैसे चीज़ों को, तो जैसे हमारे पास है एक नीम का नाम सुना है सबने। अब ये नीम क्या होता है, ये नीम का जो आपने पत्ती अगर एक इतना टुकड़ा भी खाओगे तो यू विल फील कि बहुत ज़्यादा कड़वा है, हालांकि ये बहुत हेल्दी है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन ये इंसेक्ट्स वगैरह के लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर आप नीम का रस ले लिए, उसको इसी आपको, अगर आपकी बॉडी में क्या है, वुंड है, कोई घाव है, ठीक है, आपने क्या किया, बहुत सारा यूज़ किया केमिकल्स, राइट,
बहुत सारा दवा इस्तेमाल किया, तो आप नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल करो। अगर आप नीम की पत्तियों को इस्तेमाल करोगे तो आप पाओगे कि आपका रिजल्ट जो है थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन रिजल्ट उससे भी बेहतर है, जड़ से ख़त्म हो गया, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हुआ है, ये हुआ है ऑर्गेनिक वे से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बार ऑर्गेनिक वे वर्क करता है, लेकिन आपको ट्राई पहले ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। नहीं काम करे तो इनऑर्गेनिक पे आप स्विच कर सकते हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को, पूरी एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, एनवायरनमेंट का पूरा हालत ख़राब कर देते हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट को सेव करना है हमें, राइट। तो वीडिसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअल वे, अगर कम रेंज में है तो मैकेनिकल वे से कोई टूल यूज़ करके या मैनुअली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हमारा पहला थ्रेट था। उसके बाद दूसरा थ्रेट है इंसेक्ट्स पेस्ट का। यानी अगर कोई इंसेक्ट आ गया, देखो जब मैंने एक बताया था आपको क्रॉपिंग के बारे में, जिसमें ऑल्टरनेट क्रॉपिंग था, राइट, कि एक ये दूसरा क्रॉप है, ये दूसरा, ये दूसरा। तो लेटर सपोज यहाँ पे एक डिजीज़ फैल गया, ठीक, एक डिजीज़ है यहाँ पे, ठीक। अब ये डिजीज़ इसमें फैलेगा क्या, ये तो इस प्लांट के लिए है, ठीक है, इस प्लांट के लिए, तो इसमें नहीं फैलेगा, फिर ये इसमें फैलेगा, फिर इसमें नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे ये इस चीज़ से बचाया जा सकता है। यानी ये जो इंसेक्ट्स वाला चीज़ है, डिजीज़ वगैरह है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग या अपने क्रॉपिंग पैटर्न से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, राइट। इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपके, या तो आपके पूरे प्लांट को देखना, आप देखोगे पत्तियों में एक डिज़ाइन सा बना हुआ रहता है, वो कोई डिज़ाइन नहीं रहता है, उसको खा गया है इंसेक्ट जो है, उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो क्रॉप का सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राब करता है तो वो है इंसेक्ट पेस्ट। तो इनके लिए भी हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, लेकिन अगेन द सेम थिंग कि आप इसमें क्या करते हो, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो भी हमारे क्रॉप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे गेट रीड ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप डिजीजेस। तो ऐसा नहीं कि डिजीजेस सिर्फ हमें ही परेशान करते हैं, क्रॉप्स को भी बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने बोला था इसके क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके, क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बच सकते हैं, राइट। क्रॉपिंग पैटर्न्स को अगर हम लोग बदल दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बच, डिजीज़ से तो हम लोग बच ही सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स का भी मतलब स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो क्या करते हैं, डिजीज़ को बचाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन होता है ना, वैसे ही क्रॉप्स में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैक्सीनेशन टाइप का कुछ स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि उनको भी क्या हो, डिजीज़ से राहत मिले, राइट। उन्हें डिजीज़ या तो हो ही ना, और हो तो क्या हो, वो ईजिली हील हो जाए, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आया होगा क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करना है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग क्रॉप को बचा सकते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझो कि अगर क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहे हूँ, उसके बाद हम लोग ने क्रॉप प्रोटेक्शन, देखो क्या क्या किया, एक बार मैं समरी देती हूँ कि क्रॉप को पहले तो उसके वैरायटी में, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया, ठीक है, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर लिया। उसके बाद उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया, ठीक है। क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के बाद हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, क्रॉप को प्रोटेक्ट किया कि भाई ये उगे लास्ट तक। अब लास्टली हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। जब ये फाइनली बन गया, बन के रेडी है, हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के बाद, क्रॉप का हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्टेप। अब आप बोलोगे कि सारा स्टेप तो किया, अब क्या स्टेप बच गया, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बच गया वो है स्टोरेज। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, मान लो आपने 1 क्विंटल आपने उगाया, ठीक, कोई भी अनाज, राइट, आपने कोई क्रॉप उगाया 1 क्विंटल। अब इस 1 क्विंटल को आपने किया स्टोर, जैसे तैसे तरीके से, कोई ध्यान नहीं रखा तरीकों का, आपने जैसे तरीके से किया, ये हो गया पूरी तरह से खराब, या तो इसको पेस्ट खा गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ये हो गया पूरी तरह से खराब। अब आपका कंसर्न ये है कि आपका 1 क्विंटल क्रॉप जो आपने इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करके इतनी मुश्किलात से ये बनाया था, अब इसका क्या फ़ायदा है, ये आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही नुकसान देता है। तो स्टोरेज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टोरेज का ध्यान रखना है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको ख़राब कर सकते हैं। फैक्टर्स होंगे जैसे मान लो बायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स जिसमें लाइफ हो, ठीक है। अब जैसे कि कुछ पेस्ट, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज वगैरह हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और होते हैं एक एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक
फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, एयर, ठीक, ये आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, मॉइस्चर, प्रॉपर सनलाइट हो गया, ये सारे क्या है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये आपके हर टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। बायोटिक और एबायोटिक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है, राइट। तो आपको अगर एबायोटिक कंपोनेंट, तो हमें क्या करना है, अगर हमको स्टोरेज कराना है, राइट, तो हमें चाहिए एक ऐसा घर, एक ऐसा वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस बोलते हैं ना इसको। वेयर हाउसेस का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस वेयर हाउस के सिलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें क्या हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन जो हो वो क्या हो, प्रॉपर हो, ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इसमें प्रॉपर सनलाइट आता हो, प्रॉपर सनलाइट आता हो, राइट, प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह सब खत्म हो, नो मॉइस्चर, ओके, मॉइस्चर नहीं हो, तो इस टाइप का एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर दे, और क्या हो, पेस्ट फ्री हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही स्टोर रूम में, पहले ही जब ये स्टोरेज किया नहीं है उसको ही क्या करते हैं, पेस्ट फ्री कर देते हैं, उसमें स्प्रिंकल करके, और पहले उसको उस तरह से बना देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को उसमें डालते हैं। साथ ही साथ पैकेजिंग ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं क्रॉप्स का, उसमें भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे जूट का जो हम लोग का आता है थैला, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा थोड़ा होल टाइप का, नेट टाइप का होता है, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा एयर मॉइस्चर मिल जाए, लेकिन ये भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और अच्छे से यूज़ करते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं। बफर स्टॉक का नाम सुना होगा आपने, बफर स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, खाना एक साथ जो है बहुत सारे क्रॉप्स को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, सिलोज बोलते हैं उसको, सिलोज, इस टाइप का चीज़ होता है। इस टाइप के मतलब कुछ बर्तन टाइप के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े साइजेस के, और उसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फूड को। तो फूड का स्टोरेज भी क्या हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसको ख़राब कौन कर सकता है, मॉइस्चर ख़राब कर सकता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा मॉइस्चर है, नमी है अगर आपके इस रूम में, तो इसमें जो अगर आप कोई सामान रखते हो क्रॉप वगैरह, तो वो क्या धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, उसमें फंगस ग्रो करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, वैसा होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फंगस हो सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो हम लोग फंगीसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार रूम में, ताकि कोई भी तरह का फंगस उसमें अटैक ना कर सके। आई होप आपको ये समझ आ गया कि क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के बाद स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। फूड की बात करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो प्लांट बेस्ड फूड और एक होता है एनिमल बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड मतलब क्रॉप्स, जिसकी बात हमने अभी की, कि उसमें क्या क्या मेजरली क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने यील्ड को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्रॉप के क्वालिटी में, सब में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब जो दूसरा मेजर कैटेगरी है वो है एनिमल बेस्ड फूड का। तो आपको पता है कि एनिमल बेस्ड फूड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्लांट बेस्ड फूड। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते नहीं है, वीगन है, राइट। ऐसे बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन, जिनको मीट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मास नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाना होता है, कंज्यूम करना होता है, और ये हेल्थ के लिए भी उनके लिए अच्छे होते हैं। तो जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, चिकन्स हो गया, राइट। तो दीज आर द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जो एनिमल्स के बारे में, कि उसका रियरिंग कैसे करना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, उसको कैसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना है और मार्केट में लोगों को अवेलेबल कराना है। ये जो पूरा साइंस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी एक तरह का साइंस है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स, टूल्स की मदद ले रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या करने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्या करने से नुकसान भी है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स को यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है। तो देखा, ये पूरा साइंस का ही पार्ट है, राइट। तो आपका एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, इट इज़ द साइंस ऑफ व्हाट, साइंस ऑफ ब्रीडिंग, डिजीज़ कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन, फीडिंग, रियरिंग, मतलब एनिमल में ब्रीड कैसे कराना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कराना है, ये सारे चीज़ों का जो एक साइंस होता है, एक टेक्निक होता है, उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, राइट। अब ये क्या है, इसका ज़रूरत है कि आपको ऐसे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को के नंबर्स को बढ़ाने का, मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने का एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हमने वाइट रेवोल्यूशन की बात की थी, जो वर्गीस कुरियन ने किया था। वाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बहुत हाई किया गया था। अब देखो, मिल्क प्रोडक्शन हाई जब किया जाएगा तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना होगा कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो कैटल से होता है, राइट।
तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जब आप दूसरे कंट्रीज़ में देखते हो तो वहाँ की मिल्क प्रोडक्शन और हमारा मिल्क प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत लो हो गया। हमारा मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था और बाकियों को पता चला। तो फिर लोगों ने, स्कॉलर्स ने क्या किया, स्टडी किया कि आखिर हम कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हमारे काउज में या हमारे एरिया के स्पीसीज़ में आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्शन है वो इतना लेस जा रहा है। उन चीज़ों पे ओवरकम करके, उन चीज़ों में नई टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन करके हमने एक रेवोल्यूशन लाया, यानी अब हमारा प्रोडक्शन इतना है कि वी कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो, राइट। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी इतना हम लोग के पास क्वांटिटी हो गया। इसी को बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। और इस इम्प्रूवमेंट का अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब एक लार्ज मतलब डिस्टेंस में एक इम्प्रूवमेंट हो और साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में, राइट, कम टाइम में एक बड़ा सा इम्प्रूवमेंट, इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हमारे को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला आएगा कैटल फार्मिंग, राइट। कैटल का मतलब क्या होता है? वैसे अब देखो, कैटल फार्मिंग किया जाता है 2 वजह से। एक मिल्क के वजह से, राइट। कैटल का मतलब क्या हुआ? कैटल का मतलब हो गया गाय आई, बुफेलो आई, बुफेलोज आते हैं उसी कैटेगरी में। तो ये सब कैटेगरीज है जिसमें कैटल्स आते हैं। तो कैटल का इस्तेमाल आप देखोगे अगर तो 2 तरीके से होता है। एक, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा उसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ कैरी करने के लिए, राइट। आप पूरी मतलब उसको कार्टिंग की तरह, है ना। तो आप देखो बुलॉक है, मतलब उसमें क्या है, हम लोग लोड देख करके एनिमल से कराते हैं। ऑल्दो अभी वो चीज़ का फैशन बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो गया है और ये अच्छा भी शायद नहीं था तो कि एनिमल्स को उतना बोझा देना, राइट। लेकिन ये यूज़ था उसका। आप देखते होगे एग्रीकल्चर में भी बहुत जगह जो प्लॉइंग होता है वो एनिमल्स के थ्रू होता है, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटलिंग में क्या कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पर्पस वही है, मिल्क प्रोडक्शन एंड ड्रॉट लेबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पे कैटल क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिल्क एनिमल, ठीक है। मिल्क एनिमल ऐसा एनिमल होता है जो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, राइट। मिल्क एनिमल क्या होता है, एक ऐसा एनिमल्स वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, जैसे कि काव, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन जैसे कि काव, ये हो गया। तो ये मिल्क एनिमल कहलाएंगे, राइट। उसके बाद आता है ड्रॉट एनिमल। अब ड्रॉट एनिमल वैसे एनिमल जो क्या कर सके, जिनका काम क्या करने का हो, जिनका काम हो कि वो क्या कर सके, कोई चीज़ का कार्टिंग कर सके, वो चीज़ को कैरियर कर सके, है ना, तो लेबर कर सके, है ना, तो वो बोझ वगैरह ढो सकें। तो जैसे उसमें आ जाता है जैसे ऑक्स, राइट। तो हम लोग देखते हो अ पेयर ऑफ ऑक्सन जो है हम लोग यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, प्लॉइंग वगैरह कराते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये 2 हो गए क्या, वर्क डन के हिसाब से। अब देयर आर 2 ब्रीड्स ऑफ कैटल्स। देखो 2 ब्रीड है, एक है इंडिजीनियस ब्रीड, इंडिजीनियस मतलब लोकल ब्रीड, ठीक है। अब लोकल ब्रीड क्या कौन सा होता है, इसमें एक एग्जांपल ले लो, जैसे रेड सिंधी या फिर साहीवाल, है ना, साहीवाल हो गया। ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द काव का ब्रीड है। देखो बेसिकली हमारे पास 2 स्पीसीज है, एक है बॉस इंडिकस, ठीक है। ये क्या होता है, ये काव का ब्रीड है ना। तो काव के स्पीसीज को देखा जाए तो ये स्पीसीज है, राइट। तो इससे हमें एक चीज़ समझना है कि अगर 2 लोकल ब्रीड है, जैसे ये लोकल हो गया और एक होता है, एक तो हो गया लोकल और एक हुआ एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब बाहर का, राइट। ये एग्जॉटिक ब्रीड में अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया जर्सी का। अब देखो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे है। ये स्कॉलर्स ने स्टडी किया था, ठीक है, कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है और इस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है, राइट। तो सबसे पहले ध्यान दिया इन्होंने कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, राइट। मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, यानी हमारे जितने भी कैटल्स हैं, राइट, जितने भी कैटल हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। उनका मिल्क प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, लेकिन उनमें एक चीज़ है, वो है इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम कह सकते हो या फिर डिजीज रेजिस्टेंस। देखो ये डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो लोगों को क्या होता था, कोई भी तरह का बीमारी नहीं होता था, मतलब दे आर प्रो
ऐसे प्रो हैं कि मतलब आप देखोगे कि जल्दी वो बीमार नहीं पड़ते थे। हेल्थ वाइज उनका जो इम्यूनिटी था उनमें ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे देखते होंगे बहुत ज़्यादा धूप में गाय चल रही होती है, मतलब दे डोंट नीड एक्स्ट्रा केयर, दे डोंट नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए। वो तो ऐसे ही रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं जो फ्रीली घूम भी रहे हैं, दे डोंट नीड एनीथिंग, राइट। जो भी अरेंज करना है दे कैन अरेंज इट बाय देमसेल्फ ओनली, तो लोग कर पा रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी तरफ की जो ब्रीड है, जो लोकल ब्रीड है हमारी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फिजिकली और डिजीज़ फ्री है, राइट। लेकिन इनका मिल्क प्रोडक्शन क्या है, ये बहुत कम है। लेकिन जो फॉरेन है यानी एग्जॉटिक ब्रीड जो है, एग्जॉटिक ब्रीड का क्या है, ये तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो देखो क्या किया गया, इनका दिमाग लगाया गया कि आखिर में इसको कैसे, मतलब क्या किया जाए, कैसे हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ये तो है, अब क्या करें, अगर हम लोग बाहर से जर्सी गाय वगैरह लाते हैं तो वो प्रोन नहीं है हमारे इस एटमॉस्फेयर के लिए, राइट। हो सकता है हमारे यहाँ क्या हो सकता है अचानक से भीषण गर्मी पड़ रही है या बहुत ठंड पड़ रही है, तो ये सारे एनवायरनमेंट में इनको एडजस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे में होता क्या था कि जर्सी गाय हम लोग लेके आते थे, खरीद के आते थे, बहुत हैवी प्राइस पे एक्सपेंसिव होते थे वो, इन लोग लेके तो आते थे, खरीद के भी आते थे। लेकिन इसमें होता क्या था कि दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन दिस एनवायरनमेंट, तो एडजस्ट तो कर नहीं पा रहे थे वो। और उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा था, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से क्या था, उनकी लाइफ थी, जो लाइफ स्पैन वो बहुत छोटा होता चला जा रहा था। तो ये क्या है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ था कि वो तो कोई फ़ायदे का चीज़ हुआ नहीं। तो इसके लिए इन्होंने एक और दिमाग लगाया, क्या कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग जब इन्होंने कराया तो इन्होंने क्या किया, दोनों स्पीसीज़ को मिक्स करके, दोनों टाइप के ब्रीड को मिक्स करके एक नया ब्रीड बनाया। और इस ब्रीड की क्वालिटी थी कि ये क्या था, इम्यून था ऑलरेडी, और साथ ही साथ क्या था, हाई मिल्क प्रोडक्शन भी दे रहा था, हाई मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन भी हाई हो गया। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट में भी हमने देखा है। ये क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू ब्रीड बना सकते हैं। और इस न्यू ब्रीड से हम लोग को फ़ायदा क्या है कि हम लोग को दोनों क्वालिटी मिल जा रहा है, इंडियंस क्वालिटी यानी कि जो डिजीज़ को कंट्रोल करने का सिस्टम है, साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन का बढ़ाना। देखो एक होता है लैक्टेशन पीरियड, ये भी बता देती हूँ। एक होता है लैक्टेशन पीरियड, ओके। ये पीरियड क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द काल्फ, ओके। जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द काल्फ जो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काल्फ, ठीक है। ये जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। देखो जितना बड़ा लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपका ये प्रोडक्शन हाई होगा। लैक्टेशन पीरियड जितना लंबा चलेगा प्रोडक्शन उतना हाई होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। और एक दूसरी चीज़ ये है कि यानी कि हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक ऐसे एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इन दोनों के क्या है, न्यूट्रिएंट्स में, दोनों का जो खाना पीना है इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, राइट। जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले हैं उनका खाना दूसरा टाइप का होगा, और जो मेहनत करने वाले हैं, लेबर करने वाले हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फूड, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हुआ हमारा कैटल फार्मिंग। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखो इस तरह से, देखो कैटल फार्मिंग के लिए 2-3 तरीके याद रखना है, क्योंकि देखो कैटल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं, राइट, ये भी बीमार पड़ते हैं। तो इनमें हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग इनको रखें तो क्या होना चाहिए, इनको जो रखने का जगह है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन सबसे पहला कैटेगरी होता है, क्लीन होना चाहिए, राइट। इनके जो सरफेस हैं वो कैसा होना चाहिए, स्लोपी होने चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। स्लोप होगा तो क्या होगा, जैसे कोई भी वेस्ट है, जैसे यूरिन वगैरह है, वो क्या होगा, वो बह जाएगा, वह रुकेगा नहीं। तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा, ड्राई एनवायरनमेंट देगा, ठीक है। ये ड्राइनेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं वहाँ एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, राइट। तो मतलब ये सारे कैटेगरीज हैं। वो जगह क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, मतलब ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इससे डिजीज़ जो है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेगुलर ब्रशिंग जरूरी है,
रेगुलर ब्रशिंग। रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत है किसको? कैटल्स को। आप रेगुलरली क्या करो, इनको क्लीन करो, तभी तो ये डिजीज़ फ्री हो पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो आपके एनिमल्स हैं इनको प्रॉब्लम किस किस चीज़ से होती है। देखो इनमें भी क्या होता है, इनमें पैरासाइट्स होते हैं, राइट। एक पैरासाइट जो होता है, एक होता है इंटरनल पैरासाइट और एक होता है एक्सटर्नल पैरासाइट। ये इनको बहुत तंग करते हैं, राइट। एक एक्सटर्नल पैरासाइट होता है, एक इंटरनल पैरासाइट जैसे वर्म हो गया, हमारे भी होते हैं ना, इंटेस्टाइन वगैरह में वर्म हो जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह में वर्म हो गया, फ्लूक हो गया। एक्सटर्नल में जैसे माइट्स है ना, ये सब ठीक है बॉडी पे रहते हैं, आप देखे ही होंगे। तो रेगुलर ब्रशिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऐसे पैरासाइट्स हैं तो उनसे तो डील किया जा सकता है। उसके बाद भी क्या वो इनको क्या होता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ भी फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज भी। तो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए इनको क्या ज़रूरत है, वैक्सीनेशन का। तो रेगुलर वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है एनिमल्स को, यानी आप अपने एनिमल्स को क्या करो, रेगुलरली वैक्सीनेट भी करते रहो। रेगुलर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इनके डिजीजेस को फ्री करने की ज़रूरत है, यानी कि आप इनको टेक केयर करते रहो। क्यों? डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो सारा देखो हमारे एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सबको क्या चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए। एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको एक बैलेंस डाइट चाहिए, ये सबको चाहिए, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा। तो हमारे पास एक क्रॉप है ना, हमारे पास हमने जो सबसे स्टार्टिंग पढ़ा था, ये क्रॉप जो होते हैं इनके खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। ऐसे क्रॉप्स को भी हम लोग उगाते हैं। तो ये क्लियर हुआ क्या? तो ये समझ लो कि आपको अगर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कैटल फार्मिंग को अगर अच्छा करना है, तो कैटल फार्मिंग को अच्छा करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को क्लीन रखना, उस एरिया को अच्छा करना। अभी अगर आप जाके देखोगे कोई भी, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं गौशाला वगैरह में, तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत गंदगी, बहुत बदबू आती है। तो ये क्या है, मतलब वो जो मतलब क्लीनलीनेस जो है, वो एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। जब उनको वो एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं तो वो डिजीज से कैसे रह सकते हैं। और देखना बहुत सारे ऐसे भी गौशाले जो एकदम क्लीन है और देख के आपको मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम सफाई होता रहता है, वहाँ ड्राइनेस है। तो ये सब क्या है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके कैटल के फार्मिंग में और इसका ग्रोथ में, राइट। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए अप्रोच, और साथ ही साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो देखो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है एग्स एंड ब्रॉयलर्स को उगाना, ये चिकन मीट वगैरह के प्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो सबसे पहले एग्स के लिए और चिकन मीट के लिए इसका मेन 2 रीज़न है, राइट। और इसको देखो, एग्स को बनाने वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एग्स को बनाने वाले को, जो वैसे चिकन्स जो है, जो एग्स बनाए उसको लेयर्स बोलते हैं, और ब्रॉयलर्स बोलते हैं इनको। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या होता है कि आप जब जो एग चाहिए, जिस भी आपको चिकन से एग चाहिए, राइट, तो आप उसको उस तरह का न्यूट्रिएंट्स दोगे जिससे कि उसको एग क्या है, आपका रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तब उसको वैसा फूड दोगे जिससे कि उसको क्या हो, एग जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रॉयलर्स जो होते हैं इनको कैसा दिखना होता है, इनको अट्रैक्टिव दिखना होना चाहिए, ठीक है। तो इनका कैसा होना जरूरी है, इनका हेल्दी, मोटा, ताज़ा होना जरूरी है, तब जाके लोगों को लगेगा कि हाँ ये मतलब अट्रैक्टिव है, कस्टमर्स को ये अट्रैक्टिव लगेगा। और इसका क्या होना जरूरी है, इसका रियल में हेल्दी होना ज़रूरी है, राइट। इसका रियली हेल्दी होना ज़रूरी है और इसका दिखने में हेल्दी होना ज़रूरी है। आपको समझो डिफरेंस, इसका रियली में हेल्दी होना ज़रूरी है और इसका क्या है डिफरेंस, यही है। आप जब देखते हो चिकन को तो आपको ऐसा, इसीलिए कुछ गलत भी काम होता है, जैसे इनको ज़बरदस्ती का इंजेक्शन वगैरह दे के फुला दिया जाता है जिससे आपको देख के लगे कि हाँ। तो ये कहते हैं ना, एक फार्म वाली जो है मुर्गी होती है, एक होता है देसी। तो देसी मतलब क्या, जो नेचुरली ग्रोन है, उसमें आपने कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया है, उसको इलाज दिया है। अब फार्म में क्या है, जो पोल्ट्री फार्म में कराया गया है टेक केयर करके, तो ये नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वे में जब आप कर रहे हो तभी हो रहा है, नेगेटिव वे में नहीं करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो ब्रॉयलर्स और लेयर्स में ये है कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टॉल वॉल, अच्छा साइज में अच्छा चाहिए, पर ये ड्वार्फ अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, ड्वार्फ होगा तो ये क्या होगा, इसका खाना पीना कम होगा, मतलब इसके डाइट ही कम होगी, राइट। अगर इसकी डाइट कम होगी तो हमें क्या होगा, आसानी होगा, ये हमारे लिए कन्वीनियंट है और साथ ही साथ एग भी हमको मिल रहा है और हमें कौन सा इसको बेचना है, राइट। तो इसको अट्रैक्टिव लगना, दिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। ये देखो, और सेम चीज़ है, सेम बात वही है
कि आपको ये ध्यान रहना, पोल्ट्री फार्मिंग हो, कैटल फार्मिंग हो, कोई भी तरह का फार्मिंग हो रहा है तो उनके क्लीनलीनेस, उनके जगह को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना क्लीनलीनेस होगा, मॉइस्चर फ्री जगह होगा, उतना ज़्यादा ये लोग क्या होंगे, डिजीज़ से बचे हुए रहेंगे। अदरवाइज़ ये क्या हो सकता है, डिजीज़ के चपेट में आ जाएंगे। वैक्सीनेशन इनका भी होता है, तो बर्ड्स की भी वैक्सीन, आपने अभी सुना होगा कि बर्ड फ्लू वगैरह, तो ऐसे प्रॉब्लम इन लोग को भी इन्फेक्शन होते हैं, राइट। इस बीच चिकन बंद हो गया था मिलना, तो बर्ड फ्लू जो है वो इन लोग, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो इन लोग को भी कैच कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके भी क्लीनलीनेस वगैरह का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं और रखना ज़रूरी भी है, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि फ़िश कल्चर के बारे में, कि फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, राइट। तो देखो, पहली बात, फ़िश क्या है, एक बहुत ही चीप सोर्स है प्रोटीन का, ईजिली अवेलेबल है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और फिश का अगर मैं बात करूँ तो फिंड शेप, फिंड, ट्रू फिश, सेल फिश, ये सारे तरीके के फ़िश के बारे में, सेलफिश नहीं, वो वाला सेलफिश नहीं, इस अलग टाइप का फ़िश है ये। तो ऐसे सारे फ़िश का भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे देखो, ऑयस्टर, ऑयस्टर का नाम सुना होगा आपने, ऑयस्टर, ये सारे, इसका भी किया जाता है, इससे पर्ल्स भी मिलता है, राइट, पर्ल्स भी मिलता है। तो इस टाइप के भी चीज़ों का क्या किया जाता है। तो देखो, 3 तरीके का होता है कल्चर। एक होता है आपका फिश का जो कल्चर होता है, एक होता है मरीन कल्चर, मरीन कल्चर, राइट। एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक होता है नेचुरल या फिर कैप्चरिंग कल्चर। अब इसमें क्या होता है, मरीन वाटर में क्या होता है, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल लाइंस में जो है वो किया जाता है, इसमें मतलब फ़िश को इसका ऑब्टेन किया जाता है और कल्टीवेशन किया जाता है। फ्रेश वाटर में जैसे रिवर्स वगैरह, रिवर्स लेक हो गया, इसमें किया जाता है, राइट। और ये कैप्चरिंग में क्या किया जाता है, एक एरिया बनाया जाता है रिजर्वायर, और उसमें क्या किया जाता है, पूरे फिश को रख के कैप्चर करके उसको किया जाता है। ये सारे चीज़ क्या है, तरीके हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं। ओके, तो ये एक हो गया। अब फिश जो होता है, अब इसको ध्यान रखना क्या जरूरी है, एक होता है जो मिक्स कल्चर, ठीक है, मिक्स कल्चर वाला। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक ही पॉन्ड में, राइट, आप क्या करते हो, 2-3 टाइप के फिश को क्या करते हो, डाल देते हो, और वो क्या होता है, कल्चर एक साथ, मतलब आप उसको फार्मिंग करते हो, राइट। तो इसमें आप क्या करते हो, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें कोई फूड डालोगे तो ये क्या करेगा, एक मतलब फूड वेस्टेज जो है वो नहीं होगा। सब कोई को अलग अलग रिक्वायरमेंट है, दे विल बी टेकिंग अपना अपना वाला, राइट। उस फूड के लिए मारामारी नहीं है, फूड के लिए कोई फाइट नहीं है, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बस नुकसान यही है कि सबके ब्रीड का जो टाइम होता है ये अलग होता है, कोई मानसून में ब्रीड करता है, कोई कभी करता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है, देखो आप इसको एक बार ध्यान देखो इस तरह से, ये क्या है, कैप्चरिंग है, यानी कि आपने फिश को क्या किया, टैंक रखा, इसमें हम लोग फिश उगा रहे हैं। तो इंटेंशनली हम लोग क्या कर रहे हैं, फिश को इसमें पाल रहे हैं, राइट, इसका कर रहे हैं, फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस पे क्या है, यू नो व्हाट, ये सारे जो कल्चर्स हैं, इस पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे लोगों का घर चलता है, ठीक है, इससे लोगों का घर चला है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ के हिसाब से भी क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्रॉप्स वगैरह की भी अगर बात करें तो इकोनॉमिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है इन सब का, राइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बी कीपिंग। आप सबको पता है बी के बारे में कि ये क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, राइट, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। इसमें हम लोग बी के बारे में बात करते हैं। देखो, बी के भी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं, लेकिन एक इटालियन ब्रीड है, इटालियन बी, मेलिफेरा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बी जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है, इसको लिया जाता है हनी के प्रोडक्शन के लिए। तो इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, बी कीपिंग से हम लोग को क्या क्या मिलता है, देखो ऐसे किया जाता है। वैसे मैं थोड़ी देर में इसको दिखाती हूँ। बी कीपिंग से जो है ये क्या क्या देता है आपको, प्रोडक्ट्स क्या है। पहला तो है हनी, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हनी हो गया, राइट। दूसरा है आपको बी वैक्स, ठीक है, ये मेडिसिन पर्पस से यूज होता है, इसका काम कहाँ है, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। और तीसरा होता है वेनम ऑफ बी, ठीक है। अब बी का जो जहर है ना, वो लेके उसका भी क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं किससे। अब देखो, हनी भी क्या है, इसका भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, राइट, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। तो इटालियन बी जो होता है, इसका क्या क्वालिटी है कि ये क्या करता है, ज़्यादा हनी कलेक्ट कर पाता है,
तो हनी कलेक्शन बहुत अच्छा है इसका, राइट। हनी का कलेक्शन इसका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये स्टिंग नहीं करता है, स्टिंग बहुत कम करता है, राइट। दे स्टिंग वेरी लेस वेरी ऑफन, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अपने हाइव को छोड़ के नहीं जाता है, बहुत दिन तक उसी में रहता है, और ब्रीड भी क्या करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस से इसको क्या किया जाता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं अपने कंट्री में लाते हैं और बी हनी का मतलब ये करते हैं कल्टीवेशन, राइट। तो ये सारा समझना बहुत ज़रूरी था कि हनी के लिए, हनी को पहले तो इस ज़रूरत क्या है, हनी के भी कुछ इंपॉर्टेंस को समझना ना। हनी में क्या है, शुगर है, और देखो हनी के जो शुगरी है टेस्ट की, कितना मीठा है नहीं मीठा है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के फ्लावर से अपने नेक्टर को लाए। तो हनी किससे बनाया किससे जाता है, नेक्टर से, ठीक है। फ्लावर के नेक्टर से बनाए जाते हैं, तो वहाँ से वो क्या करता है, कलेक्ट कर करके लाता है, बहुत मेहनत करते हैं, राइट। तो उसको क्या करता है, कलेक्ट करके लाता है। और इसका मैं पिक्चर दिखाती हूँ कि इसका कैसे कल्टीवेशन होता है। आप देख रहे हो, पहले तो ये क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से कवर किया जाता है खुद को, साथ ही साथ मतलब सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखो ऐसा डब्बा लाइक होता है, उस डब्बे में क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। बी को एक बी आएगा तो उसका ना ग्रुप, पूरा जो ग्रुप है ना वो उसके साथ साथ आ जाता है, राइट। तो वो आ जाएगा। उसके बाद आप देखो इस तरह से करके वो हाइव बना लेता है, और हाइव बनाता है, और धीरे धीरे क्या किया जाता है, इस बी को हटा दिया जाता है, और उस हाइव से क्या किया जाता है, जब आप ऐसे कट करोगे तो खूब सारा हनी निकलता है, और जो लास्ट में बचता है, जो हनी निकल जाने के बाद वो वैक्स है, राइट, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस। तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, प्रिकॉशन ये बहुत ही रिस्की, पर इससे क्या हो रहा है ना कि आपके मतलब फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया मिल रहा है, राइट। दे आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। आप क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ अगर इसको हनी भी को पालना चालू कर दो तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ हो रहा है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट थोड़ा बहुत स्किल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप देखो एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं तो स्किल ज़रूरी है, कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है। तो आप ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग लेके जो है फार्मर्स क्या कर रहे हैं, डेली डे बाय डे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा चैप्टर जो था ये बेस था फूड प्रोडक्शन पे, कि फूड का प्रोडक्शन कैसे करना है और उसका इम्प्रूवमेंट। फूड प्रोडक्शन तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, और हम लोग बहुत दिन पहले से हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस तब बढ़ा जब हमें पता चला कि इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जब हमें मेथड पता चल गया इम्प्रूवमेंट का, तो हमने ये सारे मेथड को अपनाया और हमें रिजल्ट मिला। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और अंडररेटेड चैप्टर। इसे मैंने इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।